वही ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मथुरा से है, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत का जनपद न्यायाधीश ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला मुख्यालय, कलेक्ट्रेट, तहसील स्तर पर कुल 3,34,090 वाद निस्तारण के लिए नियत किए गए थे। बताते चले कि जिनमें से 2,78,200 वादों का निस्तारण किया गया है। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जो कांग्रेसी विधायक द्वारा प्रशासन पर दबाव में गलत प्रक्रिया अपनाने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही धार जिले के कुक्षी में नगर परिषद के चुनाव थे, जिसमें अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया में स्थानीय कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल द्वारा प्रशासन पर दबाव में आकर गलत निर्णय लेने का आरोप लगाया गया है। साथ ही बघेल ने एक पार्षद के मत को निरस्त करने के निर्णय पर कई प्रश्न उठाते हुए उसे सत्ता पक्ष के दबाव में लिया गया निर्णय बताया। नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो हुए उसकी क्या प्रक्रिया रही और कौन कौन विजयी हुए? आज के दिनांक 11 फरवरी 2023 को नगर परिषद में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव हुए, जिसमें अध्यक्ष श्रीमती चौहान रेलम ये निर्वाचित घोषित हुई हैं और उपाध्यक्ष शेख शब्बीर हुसैन जीनवाला। सर, रेलम चौहान कैसे विजयी हुई सर, कितने मतों से? इनके टोटल 15 वोट थे, 15 में से एक वोट इनवैलिड हुआ, उसके बाद लॉट डला और लॉट डलने की प्रक्रिया में विजेता हुआ। उपाध्यक्ष में सर? उपाध्यक्ष में जो विजेता है वो एक मत से जीते, वन वोट। सर, चुनाव के लिए और कोई अधिकारी आए थे या चुनाव निर्वाचन नोडल लेकर आए थे? सहायक पीठासीन नियुक्त थे, सब वही है। अपेक्षित परिणाम आया, इसके पीछे क्या मुख्य लॉजिक है? पूरी कुक्षी की जनता जानती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासनिक अमले का पूरा उपयोग किया। 8 मत से कांग्रेस जीत गई थी, 7 मत भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। कुक्षी के प्रशासनिक अमले ने वापस एंड वक्त पे क्या कहा कि जो इसमें वापस गिनती करवाना चाहते हैं या आपत्ति लेना चाहते हैं ले ले। उसी दौरान जो प्रशासनिक अधिकारी थे जिनकी ड्यूटी लगा रखी थी यहाँ पे, उन लोगों ने हमारे क्रॉस पे निशान बना दिया, जिससे हमारा मत रिजेक्ट हो गया। अब इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों में कामयाब हुई है। उपाध्यक्ष हमारा बना, 8 में से 8 पार्षद हम लोग हैं। इस बात को लेके हम हमारे नेतृत्व से बात करेंगे और इस तरह को कैसे हम लोग कोर्ट में ले जा सकते हैं उस पर भी हम लोग आगे प्रक्रिया करेंगे। तो मुझे बहुत दुख है कि इस तरह से जो आज कुक्षी विधानसभा में हुआ है ये निंदनीय है और यहाँ के प्रशासनिक अमले ने एक अपराध किया, जघन्य अपराध। एक जो मत का उन्होंने इस तरह से रिजेक्ट किया है। ईश्वर जानता है, ईश्वर इस बात का साक्षी है। 2023 में सत्ता परिवर्तन होगा। पुस्तकालय विकास समिति झारखंड विधानसभा के पुस्तकालय विकास समिति का एक दिवसीय भ्रमण किया गया है। इस दौरान विधायिका ने बोकारो परिसदन के सभागार में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि इसके साथ ही जिले में चल रही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा भी की गई और अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में पुस्तकालय विकास को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी ली गई। साथ ही बैठक की अध्यक्षता में पुस्तकालय विकास समिति के सभापति निरसा विधायक अर्पण सेन गुप्ता के दौरान की गई है। देखिए, पुस्तकालय विकास समिति का आज विधानसभा कमेटी की ओर से हम लोग बैठक की है यहाँ। उसमें विशेष करके कितने यहाँ विद्यालय हैं, स्कूल कॉलेज सब जितने हैं, तो वहाँ लाइब्रेरी का क्या व्यवस्था, कितने हैं, कितने बुक्स हैं, कितने बच्चे इनका लाभ लेते हैं, वहाँ जो सुविधा होना चाहिए, पानी का सुविधा, बिजली या फिर पुस्तक के रख रखाव का व्यवस्था या फिर वहाँ तक रोड जाने का व्यवस्था, ये सब पर विशेष चर्चा की है। कारा में जो कैदी हैं, बंदी जो हैं, वो अंदर में है क्या नहीं पुस्तक मतलब लाइब्रेरी का व्यवस्था, ये सब हमने मीटिंग में जांच की है और बात की है। तो इसमें तो ज़्यादा संतुष्टि हमको नहीं मिला जितना होना चाहिए था। विभाग, बहुत सारे विभाग आए थे, उसमें भी थोड़ा सा हम समीक्षा किए, तो उसमें भी बहुत कमी, क्योंकि क्षेत्र में रहते हैं तो हम हॉस्पिटल भी जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग में भी जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग से पूछा गया तो उन लोग तो अपना लिस्ट ला रहे थे, धड़धड़ा के पढ़ दिए, लेकिन हम एक एक चीज को पकड़े जब
कि वहाँ जब जाते हैं तो जैसे आयुष्मान का कोई इलाज सही से नहीं होता। आयुष्मान मतलब एकदम बीपीएल जो गरीब है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी योजना दिए हैं तो वो नहीं मिलता है। साथ ही साथ जो साफ सफाई हॉस्पिटल का होना चाहिए, बेड का साफ सफाई हो, पानी का व्यवस्था हो, तो ये नहीं है, दवाई का व्यवस्था नहीं होता है। तो मिला जुला के चाहे पानी, स्वास्थ्य बोलिए, शिक्षा बोलिए, पानी, बिजली जो भी है, सब पर उस तरह का काम नहीं हो रहा जिस तरह से। क्योंकि मेरे पति हैं जो वही खबर मुरादाबाद से, जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में तैनात एक पुलिसकर्मी अपनी पत्नी को दहेज की मांग को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी की पत्नी न्याय पाने के लिए लगातार मुरादाबाद एसएसपी से शिकायत कर रही है, लेकिन उसे अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है। वही पीड़ित महिला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी पुलिस में है, इसलिए पुलिस से न्याय नहीं दिला रही। क्योंकि मेरे पति हैं जो मेरी शादी हुई है मतलब 30,000 कोर्ट में आधे समाज में, तो मेरी शादी को अब 1 साल हो जाएगा। तो जो मेरे पति है ना वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। पहले भी मतलब मैं रहकर गई हूँ यहाँ 2 महीने, तो मेरी सास नंद ने मुझे पकड़कर भी मिलकर भी मारा है उन्होंने उनके साथ। तो यहाँ पर मैं आई थी, पहले आई तो यहाँ से मुझे भेज दिया गया, उन्होंने फोन करके यहाँ पर ही पता नहीं क्या बात कर ली थी, तो मुझे भगा दिया यहाँ से। मैं यहाँ से कप्तान के यहाँ से आई थी, मैं मिली नहीं थी सर से उनसे। तो फिर मैं गई सीओ के पास, तो सीओ के पास गई थी तो उन्होंने वो जो पेशीगार है उनको 5,000 रुपये खिलाकर, बंटी ने, मेरे हस्बैंड ने, कांस्टेबल है मुगलपुरा थाने में, हाँ, तो उन्होंने 5,000 रुपये खिलाकर उनको पेशीगार को मेरे बाहर के बाहर से मतलब मेरा बात है जो वहीं से बाहर के बाहर से खत्म करवा दी है कि ये आए ना तो पैसे भेज देना। वहाँ पर इन्होंने 5,000 रुपये खिलाए थे उनको। तो अब मैं मतलब फिर मैं आई यहाँ पर दोबारा आई रहने, तो वो ये कहता है कि तुझे जो करना है तू कर ले, या तो अपने घर से पैसे लेकर आ या तो मुझे छोड़कर जा। अब यहाँ पर आए हुए मुझे 2 महीने हो गए यहाँ रहते रहते, और अब वो मुझे यहाँ से कम 2 तारीख से गया हुआ है छोड़कर, झूठ बोलकर कि मैं या तो शादी में जा रहा हूँ या तो पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं। और मुझे यहाँ ना पैसे देकर गए ना कुछ देकर गए, मैं जैसे आई हूँ मैं वैसे ही हूँ, मैं एक ही कपड़ों में आई थी, मैं वैसे की वैसे यहाँ रह रही हूँ। पुलिस वाले इसलिए उनका इतना ज्यादा साथ दिया जा रहा है, मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं भी। थाने गई में उन्होंने, एक नरेंद्र सर है, उन्होंने भी मेरे दबाव देकर मतलब कोई कार्य मतलब कुछ भी नहीं सुना ढंग से, और उन्होंने बोलते कि आप जाओ और आप ऐसे ही रह लो। मतलब मैं ऐसे ही रह रही हूँ, अब मुझे छोड़कर गया हुआ है, 10 दिन हो गए गए हुए, ना मुझे पैसे देके गया, ना मुझे यहाँ रहने का खाने पीने का पता। क्योंकि मेरे पति हैं जो मेरी शादी। इसी खबर को लेकर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फिरोज। जी फिरोज, आवाज आ रही है आपको? हेलो फिरोज, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी मैम। जी फिरोज, ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में तैनात जो पुलिसकर्मी है उसने अपनी पत्नी की दहेज की मांग को लेकर मारपीट की, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास में, क्या मामला है पूरा? हेलो फिरोज, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो जी फिरोज, आवाज आ रही है आपको? हेलो जैसा देखें कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में तैनात एक पुलिसकर्मी अपनी पत्नी को दहेज की मांग को लेकर मारपीट का मामला सामने जा आया है। वही पुलिसकर्मी की पत्नी न्याय पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। बता दें कि उसे अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही पीड़ित महिला ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि उनके पति पुलिस में है, इसलिए पुलिस उन्हें न्याय नहीं दिला रही। वही खबर कौशाम्बी से, जब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा की गई क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई के द्वारा एक मुठभेड़ हुई है। इनके द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, जिस पर हमारी जो एसओजी टीम है और कारारी थाने की पुलिस है वो भी मौके पे पहुंची थी। क्रॉस फायरिंग में एक अपराधी को गोली लगी है और दूसरा अपराधी मौके से फरार हो गया था, जिसे कामबी के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ पे इन्होंने बताया कि ये गोंडा के रहने वाले हैं, और जब जानकारी की गई तो इन दोनों अपराधियों के विरुद्ध गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, प्रयागराज में 1 दर्जन से अधिक लूट, चोरी और अन्य जघन्य अपराधों के मुकदमे पंजीकृत हैं। इन्होंने पूछताछ में भी बताया कि जनपद कौशाम्बी में मंझनपुर और करारी थाना क्षेत्र में 6 तारीख को जो बैंक से पैसे निकालकर 2 लोग जा रहे थे, उनकी डिग्गी से इन्होंने पैसे निकाल लिए थे, और आज भी ये इसी उद्देश्य से आए हुए थे कि ये एटीएम के आसपास रैकी करके और घटना करेंगे। इस संबंध में घायल को अस्पताल ले आया गया है और इनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाए।
वही खबर कानपुर से है, जो जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनकी गैंग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे। आपको बता दें कि कानपुर पुलिस ने जाजमऊ स्थित गैंग के सदस्य शौकत अली की हिलाल कंपाउंड में बनी लगभग 20 करोड़ की संपत्ति को सीज किया है, जिसके बाद ग्वालचोली में स्थित शौकत अली के बेटे अशरफ अली के मकान नंबर 14/43 को भी सीज कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने लगभग 3 करोड़ की संपत्ति को सीज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्लैट है वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने लिया है, तो वो रहती है दिल्ली में, तो उसके बिहाफ पे मैं यहाँ पे सारी चीजें देख रहा था। ट्रांजैक्शंस जितने हैं वो सब एक नंबर से हैं, अकाउंट टू अकाउंट है। उसने मुझे अकाउंट में भेजा है, मैंने आगे अशरफ अली को दिया है। सेकेंडली अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसके लिए तो भाई अब जैसे कि बोला है 3 दिन में जिनकी रजिस्ट्री है वो आए लेके। अब हमारा रजिस्ट्री नहीं है, इवन आई डोंट नो व्हाट टू डू, ये आगे क्या किया जाएगा। अब इसके लिए यही है कि 2-4 दिन के बाद जाके एसपी ऑफिस में उन लोग से मिलेंगे जाके। बाकी चीज का नॉलेज नहीं है मुझे, क्योंकि मैं भी नहीं था यहाँ पे, और रजिस्ट्री 3 दिन पहले हुई है, 2 दिन पहले, उसका भी कोई आइडिया नहीं है मुझे। आप पेमेंट पूरा कर चुके, रजिस्ट्री नहीं हुई है? पेमेंट अभी थोड़ा बहुत बाकी है, 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख का पेमेंट बाकी है, तो वो मैं सोच रहा था आजकल में करने का, बट वही है रजिस्ट्री पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ही होता है प्रोसेस, तो वो यही प्लान था कि मंडे ट्यूसडे में रजिस्ट्री करा लेंगे। वो सरासर गलत है, हमने रजिस्ट्री दिखाई थी, उन्होंने रजिस्ट्री देखी नहीं, हमें उठा के बाहर कर दिया। जी नहीं, तो कोई मेरे पास पुलिस वाला कोई नहीं आया है। जाएंगे थाने, जाएंगे कमिश्नर साहब से मिलेंगे, अपनी रजिस्ट्री दिखाएंगे, अपने पेपर सर दिखा रहा है, कोई मान रहा है, देख ही नहीं रहा। मैंने दिखाई है, वो आगे चुना हमें बाहर कर दी। कह रहे कि ये सब कुछ नहीं मानेंगे, आप बाहर निकलिए, आप कैसे अंदर घुसे, आपने ताला कैसे तोड़ा। सोलंकी गैंग का एक मेंबर है, उसकी ये प्रॉपर्टी है जिसमें 5 फ्लैट्स बने हुए हैं। इस 5 फ्लैट्स को सील किया जा रहा है, इंक्लूडिंग मेन गेट, है ना। इसकी अनुमानित मूल्य लगभग 3 करोड़ है, जिसको आज हम लोग अंतर्गत धारा 14(1) सील कर रहे हैं। नहीं, ये कल परसों में 1-2 परिवार आकर यहाँ अवैध रूप से रहने लगे हैं, जिनके पास कोई रजिस्ट्री के कागजात अभी तक नहीं दिखाए गए हैं, उनसे मांगा जा रहा है, जैसी भी होगी आगे ऐसी कोई भी हमारे सामने ऐसा कोई भी तथ्य प्रकाश नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्लैट जालौन से जहाँ 3 जगहों पर मौत का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि पहले दुर्घटना सिरसा कलार थाना क्षेत्र में हुई है, जहां 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस दौरान एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया है, वहीं 2 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जबकि दूसरी घटना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुई है, जहां ट्रक का टायर बदल गए क्लीनर को पीछे से आ रहे ओवरलोड ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरी घटना जालौन कोतवाली क्षेत्र के कोच चौराहे पर हुई है, जहां बाइक सवार महिला सहित 3 लोगों को बोलेरो गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। इसके साथ ही मौके से भागने में कामयाब हो गया। राहगीरों की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तथा एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंची है और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। वही खबर एटा से है, जहां अनुपम कॉम्प्लेक्स कमर्शियल के बाहर बनी 35 जर्जर दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर ध्वस्त करवाया। ध्वस्तीकरण से पहले प्रशासन ने नोटिस देकर दुकानें खाली कराई थी। आपको बता दें कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान एडीएम आलोक कुमार, एडिशनल एसपी धनंजय सिंह कुशवाहा, सीओ सिटी राजकुमार सिंह और 6 तारों का फोर्स, पीएसी बल, फायर ब्रिगेड मौके पर तैनात रहा। दरअसल अनुपम कॉम्प्लेक्स काफी समय से बना हुआ है और यहाँ जो दुकानें नगर पालिका द्वारा दी गई, लेकिन दुकानें जर्जर हालत में थी, काफी ज्यादा समस्या और किसी भी समय एक्सीडेंट होने खतरा था। और दुकानदारों को समझाया बुझाया भी किया, साथ ही साथ उनका जो कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी उनके आदेश हुआ था और अगर PWD की तरफ से था कि कभी भी दुर्घटना कोई हो सकती है। दुकानदारों के जो 35 दुकानें थी उसको सभी दुकानें भी दी गई हैं पीछे और उनको समझा बुझा करके तो इसको खाली कराया गया है। सर, जो अनुपम कॉम्प्लेक्स था, इस दुकानों की वजह से जर्जर पड़ा था, इसके विकास में एक बहुत बड़ा अवरोध था। क्या अभी मार्केट के जो नगर पालिका का राजस्व बढ़ेगा इससे लेकर जाने के जो मेन इंटरेस्ट बाधित हो जा रहा था पूरे कॉम्प्लेक्स का इंटरेस्ट बाधित होने से लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं था, पब्लिक भी जा नहीं सकती थी, सुरक्षित नहीं महसूस करती जाने में पीछे। तो कुछ दुकानें चल रही थी लेकिन ज्यादातर दुकानें बंद पड़ी। अब इससे हटने से वो भी चूंकि वो 35 दुकानें चलेंगी तो सामने, तो इसलिए
शहर के विकास के लिए काफी एक मिनट बदल साबित होगा और अच्छा विकास होगा इससे। यहाँ पर कितना पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाया गया था और कितने प्रशासन के अधिकारी आए थे यहाँ पर? पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाया गया पुलिस के साथ द्वारा, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और सभी लोग समझाया बुझाया शांतिपूर्ण ढंग से इसको हटवाया गया। वही खबर एटा से जो नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि कानपुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस दुर्घटना का शिकार हो गई। इसके साथ ही रोडवेज बस खड़े टैंकर से टकरा गई। इस दौरान बस में सवार कई यात्री भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज अभी थाना पिलुआ क्षेत्र में सूचना मिली थी सर, रोडवेज बस जो कानपुर से दिल्ली की जा रही थी सर, उसका रोड एक्सीडेंट में सवारी घायल हुए सर। कुल 11 लोगों को चोट आई है, जिनमें से 4 लोगों को थोड़ा ज्यादा चोट है, फिर भी वो खतरे से बाहर है सर। उनका इलाज हो रहा है और इनमें से कुछ को मौके पे शांति व्यवस्था है, ट्रैफिक बहाल है। वह रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।